Hello students, welcome to Physics Classroom by Viswesh Jammuar. Feel the physics with ease. सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स का वीजे एजुकेशन चैनल में स्वागत है। YouTube पे इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअसली वीडियो आते चला जाएगा। तो जब भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाएगा तो सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा कि वीडियो आ गया है। कॉपी किताब निकाल लेंगे, कलम वगैरह निकाल लेंगे, क्योंकि जिन चीजों को भी बताएंगे उसको कॉपी पर भी नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो हमारा वीजे एजुकेशन बिहार शरीफ ऐप पर भी अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप में ये हाफ स्क्रीन में आ रहा होगा। अगर फुल स्क्रीन में ये वीडियो चाहिए तो राइट अपर कॉर्नर में 3 बिंदु है, उसको प्रेस करेंगे, वहां पर शेयर ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस करेंगे, वहां पर यूट्यूब ऑप्शन दिखेगा, वहां पर प्रेस करेंगे, ये यूट्यूब पे खुल जाएगा फुल स्क्रीन, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखें, तब कोई फायदा है, क्योंकि स्टडी अगर कर रहे हैं तो कोई शॉर्टकट्स नहीं होना चाहिए। मैं भी जो वीडियो दे रहा हूं कोई शॉर्टकट बना करके नहीं दे रहा हूं कि ऐसे ही आधा अधूरा काम चलाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कंप्लीट पढ़ाई देने जा रहे हैं, ठीक है। तो सीरियसली इस चीज को अगर पढ़ेंगे तो काफी बेनिफिशियल होगा। और जैसा कि सारे स्टूडेंट्स जानते हैं जो भी 12th क्लास में आए हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 12th के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको पता होगा आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास 12th, क्योंकि ये कैरियर मेकिंग क्लास है। यहीं पर से आगे का रास्ता खुलता है कि कौन से फील्ड में जाना है किस स्टूडेंट को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं, वो क्रैक करेंगे तो अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे और आगे की लाइफ, आगे की जर्नी काफी अच्छी रहेगी। तो 12th में काफी मन से मेहनत करना है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बहुत सारे लोग फिजिक्स को लेकर के हाइप क्रिएट किए हुए रहते हैं कि काफी टफ रहता है, कोई टफ नहीं है। मेरा मानना है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि हमारे डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है फिजिक्स। तो अगर बारीकी से सारी चीजों को पढ़ा जाए तो इतना मजा आने लगता है, अपने आप में इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते ढंग से पढ़ा जाए। ये पार्ट टाइम के रूप में नहीं पढ़ना है। अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं 2-4 मिनट देखे, उसके बाद छोड़ दिए, फिर उसके बाद अगला वीडियो आया उस पर चले गए, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से पढ़ें और मैं पूरी तरह हेल्प करूंगा। और हमारा जो लेक्चर है वो बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दोनों के लिए सॉलिड है। बोर्ड में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, सही तरीके से सीख रहे हैं, तो ना तो बोर्ड में कोई परेशानी आएगी, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए स्यूटेबल है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 12th क्लास की बात हो रही है तो इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले जानते हैं 12th में आखिरकार पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है। की पॉइंट जो है इस वीडियो का वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्लास 12th, क्लास 12th का इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि 12th में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप कॉपी पे इसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके इसको कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि कॉपी पे भी रहेगा, कभी भी देख सकते हैं कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और ये पता ही नहीं है कि कौन सा पेपर से कितना मार्क्स का आ रहा है और कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं पता है तो फिर कोई बिना स्ट्रैटेजी के काम किया जाता है तो कभी वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसीलिए एक माइंड में हम सेट कर देते हैं कि क्या क्या पढ़ने का है 12th क्लास में। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मार्क्स वेटेज भी देखते जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 8 नंबर का सवाल पूछता है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे उस पोर्शन का नाम है, इसके अंतर्गत हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ और कैपेसिटर। ये 3 चैप्टर आ जाता है किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके अंतर्गत 2 चैप्टर है, करंट है और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंतर्गत भी हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेट से भी 8 नंबर का सवाल रहता है, करंट से 7 मार्क्स का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इससे 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। 2 चैप्टर इसके अंतर्गत आता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अगला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से।
ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ऑप्टिक्स भी डिफरेंट चैप्टर्स में बटा हुआ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत 2 चैप्टर या इवन कह सकते हैं उसमें 3 चैप्टर है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और वेव ऑप्टिक्स वो अपने आप में एक चैप्टर हो गया। तो ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स के सवाल रहते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसी के अंतर्गत हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, एक्सरे पढ़ते हैं, ठीक है। इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 2 अलग चैप्टर है, एक चैप्टर एटम पढ़ेंगे, एक चैप्टर द न्यूक्लियस पढ़ेंगे। इस पोर्शन से 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं और इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 8 8 8 24, 7 31 और 3 34, 14 48, 4 52, 6 58, 7 65 और 5 70। यही 70 थ्योरी होता है और बाकी 30 मार्क्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल। तो कुल मिलाकर के 70 और 30 कितना, 100। तो ये पूरा मार्क्स पैटर्न है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो खास तौर से जेईई मेन का अगर बात करें जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं तो 30 में से लगभग एवरेज देखा जाता है 13 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 11 से होते हैं, 13 टू 14 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 11 से होते हैं और 16 टू 17 क्वेश्चन जो होते हैं वो 12 से होते हैं। यानी 12 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 12th क्लास, ठीक है। और उसमें भी सवाल इससे 2 या 3 सवाल रहता है, इससे भी 2 सवाल रहता है जनरली। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से भी 2 या 3 सवाल पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट से 2 सवाल पूछे जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बता रहे हैं। कंपटीशन में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग, जो इधर रिसेंटली जितने सवाल पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 सवाल कभी रहते भी हैं, कभी नहीं भी रहते हैं। ऑप्टिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 भी पूछा जाता है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पोर्शन जो है ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। इसको भी शामिल कर सकते हैं। ये पोर्शन फिजिक्स का कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। और रिसेंटली मॉडर्न फिजिक्स से 5 या 6 सवाल पूछा जाता है। इससे 5 to 6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूरा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज हो गया, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज हो गया। इस ब्रांच को यहां पर ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये ब्रांच जो है ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है। फिजिक्स के इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। इस ब्रांच को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी पहला जो 5 पोर्शन है वो क्या है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, पहला 5 पोर्शन। फिर ऑप्टिक्स है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है। तो यही पढ़ना है 12th क्लास में। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो 12th क्लास का पोर्शन है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें बेसिकली चार्ज और चार्ज से एसोसिएटेड पढ़ाई होती है पूरे चैप्टर्स में, ठीक है। तो वो पूरी तरह चार्ज से जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो पोर्शन है ये कंप्लीटली चार्ज से जुड़ा हुआ है। यहां तक चार्ज की बात होते रहेगी, ठीक है। तो ये लगभग 12th क्लास का 60% जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाता है। लगभग 6 महीना अगर प्रैक्टिकल क्लासेस में देखा जाए, जो बैठ करके क्लास कर रहे हैं, तो तकरीबन 6 मंथ जाते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कवर करने में। उसके बाद ऑप्टिक्स है जो कि 2 मंथ, उसके बाद ये जो है 2 मंथ, लगभग 10 मंथ्स का टाइम मिलता है मार्च से लेकर के दिसंबर तक, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि 6 मंथ इसमें जाता है, 2 महीने इसमें जाता है और 2 महीने इसमें जाता है। तो ये पूरा का पूरा 12th का सिलेबस हो गया। जो पढ़ना है वो कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया गया है कि क्या, कैसे, किस तरीके से पढ़ना है और किसका वेटेज क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले इस बात को समझना जरूरी है कि वो हमारे लिए कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो हर टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर पोर्शन में अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पोर्शन यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला पोर्शन हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं। क्लास 12th के फिजिक्स का सबसे पहला पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा वर्ड है, इलेक्ट्रिक। और ये बता देना चाहेंगे इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्ड इज एसोसिएटेड विथ चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस, यानी स्टडी जो होगा वो क्या के बारे में स्टडी हम करेंगे? चार्ज के बारे में। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक वर्ड एसोसिएटेड है क्या से? चार्ज से। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का वो हिस्सा है, ये फिजिक्स का वो शाखा है इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या के बारे में? चार्ज के बारे में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाई काफी वास्ट है, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफी वास्ट टॉपिक है। बताए थे कि क्लास 12th का जो है 60% पोर्शन में पूरी तरह चार्ज यूज होते चला जाएगा। ठीक है, तो चार्ज एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चार्ज की पढ़ाई अगर हम कर रहे हैं फिजिक्स में तो ये एक ह्यूज पोर्शन है। तो कोई भी बड़ा हिस्सा होता है तो उसको सेगमेंट्स में हम बांट देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई को दो हिस्से में बांटा गया है। दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, उसको दो हिस्से में बांट दिए। एक कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाई कितने हिस्सा में? दो हिस्सा में। कौन कौन सा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, और एक होता है कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वन बाय वन दोनों को समझते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का हिंदी क्या होता है? स्थिर। स्टैटिक का हिंदी होता है स्थिर। स्टैटिक मींस रुका हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। यानी इससे क्या पता चला कि चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन कौन से चार्ज के बारे में पढ़ेंगे? स्टैटिक मतलब क्या? रुका हुआ। यानी चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज अटैच हो गया, रुके हुए चार्ज के बारे में। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब पढ़ाई तो होगा चार्ज का ही, लेकिन स्टैटिक का मतलब हो गया कौन सा चार्ज? जो चार्ज क्या में? रेस्ट में। समझ में आया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। एक पॉइंट यहां पर अटैच करना पड़ेगा, एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे द स्टडी ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस, हम चार्जेस के बीच का अगर फोर्स देखते हैं, कोई दो चार्ज है, अगर दो चार्ज के बीच अगर हम फोर्स देखेंगे, दो चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स जो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स कैलकुलेशन में दोनों के बीच का दूरी होना चाहिए, कुछ ना कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए। अगर डिस्टेंस चेंज होते रहेगा तो फोर्स का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो जब हम फोर्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो दोनों चार्ज को क्या में कंसीडर करते हैं? रेस्ट में। तो वो पढ़ाई हम लोग क्या में पढ़ेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। या फिर आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज का ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसके कारण वो पढ़ेंगे? रुके हुए चार्ज के कारण। तो वो भी पढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पढ़ाई क्या में आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पोटेंशियल होता है चार्ज के कारण, जैसे ग्रेविटेशन, 11th में ग्रेविटेशन में पढ़े थे ना, मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी प्रकार 12th में चार्ज के कारण जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे। तो किसी रुके हुए चार्ज के कारण अगर हम पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी किस में हम लोग पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बीच फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये सब पढ़ाई ठीक है क्या में आ जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। The study of force between charges, electric field and potential comes under the study of electrostatics. उसके बाद बात होगा क्या के बारे में? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला पोर्शन क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट वर्ड क्या से एसोसिएटेड है? जब भी वर्ड यूज होता है करंट तो मेरे दिमाग में चलने लगता है, मेरे दिमाग में हम ये चीज समझ जाते हैं करंट मींस मोशन। जैसे हम लोग इसके पहले भी करंट, वाटर करंट, समुद्र में क्या होता है जब पानी का तरंग आगे की ओर आता है उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। जब हवा तेजी से फ्लो कर रहा होता है तो उसको एयर करंट कहते हैं। तो उसी प्रकार करंट वर्ड एसोसिएटेड है क्या से? मोशन से। करंट वर्ड क्या से एसोसिएटेड है? अगर हवा तेजी से बह रहा है आगे की ओर, मोशन में है तो उसको एयर करंट कह देते हैं, पानी मोशन में है तो वाटर करंट कह देते हैं। तो करंट वर्ड एसोसिएटेड है क्या से? मोशन से। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम क्या के बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में। यानी क्या? रुके हुए चार्ज के बारे में
इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो हो गया कि हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब करंट का मतलब हो गया कौन सा चार्ज, जो चार्ज क्या में, मोशन में। वही बात होता है ना, अगर कोई वायर है और इसमें चार्ज अगर क्या करता है, मूव करता है, तो इस वायर में तभी ना हम कहते हैं कि क्या आ गया, करंट आ गया। 10th में ये बात पढ़े थे, चार्ज फ्लो करता है तभी करंट आता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस इन मोशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो इतना तो लिखेंगे ही, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस। लेकिन करंट है, इसका मतलब कौन सा चार्ज, जो चार्ज क्या में, मोशन में, जो चार्ज मोशन में, इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस, हो गया इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा पोर्शन है, इसका पढ़ाई दो हिस्सा में बटा हुआ है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब का पढ़ाई क्या में आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मींस स्थिर। करंट इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस इन मोशन। अगर चार्ज मोशन में, उसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे पहला पोर्शन चलेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि पता है 8 मार्क्स पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है। आप इन सारे चीजों को नोट कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और स्क्रीन पॉज करके कॉपी निकाल करके इन सारे चीजों को लिख लेंगे, ताकि एक थ्योरेटिकल आपके पास कंटेंट तैयार होते चला जाए, जो बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्या हो, यूज हो। क्योंकि बाद में अभी हम इरेज करेंगे इस चीज को। तो यहां पे हेडिंग लगा लेंगे, ये पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसको 3 चैप्टर में बांट करके मैं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, चैप्टर 1 लिख भी सकते हैं यहां पर। ये कौन सा चैप्टर हो गया, ये चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या है, गॉस लॉ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक और चैप्टर क्या है, कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बैकबोन है एक तरह से पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो ढंग से चीजों को समझेंगे। तो एक बात तो तय है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ाई है, ये लंबा चलने वाला है 12th में। जैसा कि बताया 60 to 65% कवरेज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में जाता है पूरे 12th का। यानी अगर देखा जाए इवन मॉडर्न फिजिक्स की पढ़ाई में भी बात करेंगे तो वहां पर भी बात होगा क्या का, चार्ज का। मतलब ऑप्टिक्स को अगर छोड़ दें तो तकरीबन सारे चैप्टर में क्या मिलने वाला है, चार्ज मिलने वाला है। यानी 12th का सबसे बेसिक की पॉइंट क्या है, चार्ज, सबसे बेसिक चीज है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज का प्रॉपर्टीज वगैरह जानेंगे, बॉडी के चार्ज करने का मेथड वगैरह देखेंगे। यानी चार्ज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में। जैसे 11th पूरी तरह बेस्ड था मास पे, वहां पे एक बड़ा चीज क्या था, मास। तो 12th में मास की जगह पे क्या चीज आ जाता है, चार्ज। हर चैप्टर में बात होगा क्या का, चार्ज का। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसमें भी चार्ज का, मैग्नेट पढ़ेंगे वहां पर भी चार्ज का। ठीक है, उसके बाद जो है अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे वहां भी चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां भी चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां भी चार्ज। मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स वगैरह पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी चार्ज। यानी चार्ज जो है वो एक एकदम अविभाजित हिस्सा है पूरे 12th का। ठीक है, तो चार्ज के बारे में ढंग से हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका सबसे पहले डेफिनेशन, चार्ज होता क्या है। चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का, मैटर समझते हैं किसको कहते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे ये स्केच, हम अपने हाथ को अगर इधर ले जा रहे हैं तो टकरा गया, तो ये स्केच क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस। ठीक है, तो ये मैटर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, हर मैटर में क्या होता है, चार्ज होता है। हर मैटर में चार्ज होता है। तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ये मैटर का प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से उस मैटर पे फोर्स लग जाता है जब हम इसको रख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अगर किसी मैटर को हम क्या में रख दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, और आगे हम लोग 12th में जैसे जैसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीज आएगा, फोर्स वगैरह का फॉर्मूला भी आएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल को क्या में रख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, और इस पर अगर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो इसके क्या की वजह से लग रहा है, इसके कौन से प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा है, चार्ज की वजह से लग रहा है। क्या की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, चार्ज की वजह से। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर, जितना भी मैटर है, चाहे सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कुछ भी रहे, ठीक है, सारे का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट काउजेज इट, जिसकी वजह से उस मैटर पे क्या लग जाता है, टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, उस मैटर पे फोर्स लग जाता है व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसको क्या में रख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अब जैसे ये बात तो पता है, कोई भी मैटर क्या से बना हुआ है, एटम से, ठीक है, डाल्टन ये बात बताए थे ना, कोई भी मैटर बना हुआ है क्या से, एटम से। डाल्टन क्या बोले थे, एटम फर्दर डिविजिबल नहीं है, जबकि बाद में जे थॉमसन वगैरह का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आया और बाद में एनोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ, ठीक है, उसके बाद बोर्स मॉडल वगैरह के बाद ये सब क्लियर हुआ, तो बाद में पता चला कि एटम जो है वो खुद 3 चीजों से बना हुआ है, एटम 3 चीजों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फर्दर डिविजिबल नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। कैसा पार्टिकल है, किसी भी मैटर का सबसे छोटे पार्टिकल को हम कैसा पार्टिकल कहते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल कैसा पार्टिकल कहलाता है, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, सबसे बेसिक। तो क्या फंडामेंटल पार्टिकल एटम है क्या मैटर का, नहीं, मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन में, निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी प्रकार चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव इसलिए है, एक्चुअली क्या है ना कि चार्ज, दोनों के चार्ज का नेचर जस्ट क्या अपोजिट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है, तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, तो जो नेचर जस्ट अपोजिट है, इसीलिए एक को हम लोग निगेटिव कह रहे हैं और एक चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रोटॉन फायदा में और इलेक्ट्रॉन घाटा में, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसका मतलब क्या, वो लॉस में है, नहीं, निगेटिव बस इसको इंडिकेट करने के लिए कहा गया कि उसके चार्ज का नेचर जस्ट अपोजिट है। तो चार्ज का नेचर 2 तरीके का होता है, दो तरीके का चार्ज पाया जाता है, ठीक है, नेचर अपोजिट होता है, इसकी वजह से एक को पॉजिटिव कहते हैं और एक को क्या बोलते हैं, निगेटिव। तो चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पहले तो यहां पर लिख दिया गया सब नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स आर, नेचुरली चार्ज पार्टिकल कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल वगैरह है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल भी क्या है, He++, वो भी तो चार्ज है, ठीक है, नेचुरली चार्ज पार्टिकल है। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है, प्रोटॉन वाला जो चार्ज है वो कैसा चार्ज कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। व्हाट इज निगेटिव चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज अगर पूछा जाए तो चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का वैल्यू सेम, एक इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज है, प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज है, लेकिन नेचर अपोजिट होने की वजह से एक को प्लस कह दिया और एक को क्या कह दिया, माइनस कह दिया। क्लियर। चार्ज कितने तरह का, चार्ज का टाइप्स 2, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन। क्लियर है। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है याद रखेंगे क्योंकि पूरा चार्ज का खेल है, ठीक है, +1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। इसको शॉर्टकट में हम ई भी लिखते हैं, इस पर जो चार्ज है वो प्लस ई और इस पर चार्ज माइनस ई, और उसी ई का वैल्यू क्या है, उसी ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अच्छा, क्योंकि चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज है, चार्ज है इसमें। तो जब चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन पे जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज, तो आगे न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे, यानी कंफर्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बात होने वाला है। तो हमको क्या है, मास भी जानना चाहिए, क्योंकि कब कहां पे न्यूमेरिकल कैसा पूछ दे तो वहां पर मास का भी जरूरत पड़ सकता है, तो मास भी याद रखेंगे। मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 kg। ठीक है, 9.1 इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास केजी में लिखेंगे तो याद रखेंगे 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 ग्राम में लिखेंगे तो, अब इसी को 1000 से अगर गुना कर देंगे, किसको 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 केजी है ना, केजी को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे ना,
1000 से गुना करेंगे तो ग्राम में, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड, -31 और +3 क्या हो जाएगा -28 हो गया ना। 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -28 ग्राम, ये ग्राम में हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 kg। 1.67 किसका मास, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 kg, ये kg में हुआ। ग्राम में कितना होगा 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -24, क्योंकि 10 का पावर 3 से गुना होगा तब ना ये ग्राम में कन्वर्ट होगा, तो 10 का पावर 3 जब होगा तो -27 + 3 10 का पावर क्या हो जाएगा -24। क्लियर हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात हो ही गया है तो न्यूट्रॉन को क्यों छोड़े, न्यूट्रॉन के बारे में भी बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो भी फंडामेंटल पार्टिकल होता है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर, इट इज चार्जलेस। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर, इट इज चार्जलेस। हाँ, मास जानते हैं, मास याद रखना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वही जो प्रोटॉन का मास होता है वही मास किसका होता है न्यूट्रॉन का। जो प्रोटॉन का मास वही मास किसका होता है न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का भी मास कितना होगा 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -27 kg, और ग्राम में क्या होगा 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में बात हो गया। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है कूलम्ब। एक्चुअली किन के रेस्पेक्ट में ये दिया गया, एक हमारे साइंटिस्ट हैं चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, उन्हीं के ऑनर में ऐसा यूनिट चार्ज का क्या रखा गया कूलम्ब। ठीक है, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्ब इन ऐसा यूनिट नेम्ड इन द ऑनर ऑफ चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, साइंटिस्ट का नाम है, उनके ऑनर में रखा गया। सम अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, अदर यूनिट्स क्या है चार्ज का, चार्ज का और भी यूनिट्स है। मिली कूलम कई बार यूज होता है, मिली कूलम, मिली जहां पर भी फिजिक्स में रहता है इसका मतलब 10 का पावर -3 कूलम। और माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6 कूलम। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्टकट में लिखते हैं ईएसयू, या फिर इसी को कहते हैं स्टैट कूलम। सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, इसी को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं स्टैट और सी लिख देते हैं। ठीक है, ये कैसा यूनिट हो गया सीजीएस यूनिट, या फिर ईएसयू भी लिखते हैं। सीजीएस यूनिट को क्या लिखते हैं ईएसयू भी लिखते हैं। ठीक है, ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा, एक रिलेशन होता है ना एसआई में और किस में सीजीएस में, जैसे मास का एसआई यूनिट क्या है केजी, सीजीएस यूनिट क्या है ग्राम, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। अब जैसे मास का ऐसा यूनिट है केजी, सीजीएस यूनिट है ग्राम, तो पता है ना 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, एक रिलेशन होता है एसआई के बीच और किसके बीच सीजीएस के बीच। उसी प्रकार चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट अगर चार्ज का देखा जाए तो वो क्या है कूलम्ब है। सीजीएस यूनिट देखा जाए तो क्या है स्टैट कूलम्ब है। तो रिलेशन क्या है एसआई के बीच और सीजीएस के बीच, तो 1 कूलम्ब बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टैट कूलम। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू ऑफ चार्ज। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर से राइज होता है कि 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम, तो 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 स्टैट कूलम। या फिर ईएसयू में अगर ईएसयू वही स्टैट कूलम को ईएसयू भी कहते हैं, तो 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पर चार्ज का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में चर्चा हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर यहां पर इस प्रकार ओवर हुआ। अगले लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, थैंक यू।